गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं और हम लोग आज क्लाउड कंप्यूटिंग की यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे जो कि आरसीपी का सिलेबस है। तो सबसे पहले आज हम क्लाउड कंप्यूटिंग की डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो क्या है हम ये समझते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। इट इज़ एन ऑन डिमांड अवेलेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम रिसोर्सेज स्पेशली डेटा स्टोरेज एंड कंप्यूटेशन पावर विदाउट डायरेक्ट एक्टिव मैनेजमेंट बाय द यूज़र। मतलब ये क्या है, एक तरह से यूज़र को ऑन डिमांड जो अवेलेबल सर्विसेज हैं वो ऑनलाइन प्रोवाइड की जाएं, जैसे कि डेटा स्टोरेज, कंप्यूटेशन पावर, किसके द्वारा? सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा। और इसमें यूज़र का कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन या मैनेजमेंट नहीं होगा, राइट। और ये क्लाउड कंप्यूटिंग जनरली जो टर्म है ये डिस्क्राइब करता है डेटा सेंटर जो कि अवेलेबल होते हैं मैनी यूज़र्स के लिए, अवेलेबल ओवर द इंटरनेट, ठीक है। अब एक नेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो ये इंटरनेट से रिलेटेड और एक्चुअली क्लाउड से रिलेटेड उसने जो एक प्रॉपर डेफिनेशन दी है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, वो हम लोग देखते हैं। निस्ट के अकॉर्डिंग क्लाउड कंप्यूटिंग इज ए मॉडल फॉर इनेबलिंग यूबिक्विटस, कन्वीनियंट, ऑन डिमांड नेटवर्क एक्सेस टू ए शेयर्ड पूल ऑफ कॉन्फ़िगरेबल कंप्यूटेबल रिसोर्सेज। जैसे कि कंप्यूटेबल रिसोर्सेज कौन कौन से? नेटवर्क, सर्वर्स, स्टोरेज, एप्लीकेशन, सर्विसेज एंड सर्विसेज। और इनको आसानी से दैट कैन बी रिपीटेडली प्रोविजनड एंड रिलीज विथ मिनिमल मैनेजमेंट एफर्ट और सर्विस प्रोवाइडर इंटरेक्शन। ये जो सर्विसेज हैं सभी जो हमने पढ़ी, मतलब जो रिसोर्सेज के फॉर्म में है, ये मिनिमल एफर्ट के से, किसके? यूज़र के मिनिमल एफर्ट से, सर्विस प्रोवाइडर से मिनिमल इंटरेक्शन से, एक छोटे से इंटरेक्शन से कभी भी बढ़ा सकें और कभी भी घटा सकें ताकि यूज़र को इसका कॉस्ट ज़्यादा ना पड़े। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। अब एक एग्जांपल है गूगल क्लाउड प्रोवाइडर का। अगर हम प्रोवाइडर की बात करें, प्रोवाइडर मतलब जो क्लाउड सर्विसेज देता है, तो उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है गूगल जीमेल। इसके अलावा भी है अमेजन, भी गूगल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। बहुत सारी है जो हम लोग आने वाले फोर्थ कमिंग लेक्चर्स में देखेंगे। नाउ वी विल सी व्हाट आर दी बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्या क्या क्लाउड कंप्यूटिंग के बेनिफिट्स हैं वो हम लोग देखते हैं। तो पहला बेनिफिट है कॉस्ट सेविंग एंड कॉस्ट अवॉइडेंस। सबसे मेन बात, इससे कॉस्ट सेव होती है यूज़र के लिए, और कॉस्ट जो एक्स्ट्रा खर्च होती थी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए वो नहीं खर्च होती, उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है बेनिफिट का ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस। यूज़र जब चाहे अपनी डिमांड के अनुसार, अपनी जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार सेल्फ सर्विस लेते हुए जब चाहे सर्विस की या रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट कर सकता है ऑनलाइन। थर्ड पॉइंट, पे एज यू गो सर्विस। जितना आप पे करोगे उस हिसाब से आपको सर्विस मिलेगी यूज़र को, राइट। स्केलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी से मतलब है इस सर्विस को जब चाहे अपने हिसाब से यूज़र बढ़ा सकता है, घटा सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब यही है यूज़र अपनी कॉस्ट के अकॉर्डिंग, उसका कितना बजट है उसके अकॉर्डिंग उसको घटा बढ़ा सकता है, राइट। सिक्स पॉइंट, डिजास्टर रिकवरी एंड बिजनेस कंटिन्यूटी। तो इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए अगर हम यूज़र खुद इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके खुद एप्लीकेशन बनाता है और अगर कोई डिजास्टर आ जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है या लाइट फॉल्ट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो उसका पूरा जो डिजास्टर होगा वो रिकवरी करने में बहुत खर्चा भी आएगा और टाइम लगेगा। मगर अगर ये कोई और कर रहा है तो फिर यूज़र को जस्ट क्या करना पड़ेगा? अपना प्रोवाइडर चेंज करना पड़ेगा, उसका कोई लॉस नहीं है उसमें। एक और चीज़ हो सकती है कि हो सकता है यूज़र को जो सर्विस चाहिए है या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए है या रिसोर्स चाहिए है वो बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर दे रहे हो, तो अगर एक प्रोवाइड नहीं करा पा रहा है डिजास्टर की वजह से, दूसरा प्रोवाइड कर देगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सातवां पॉइंट है रिसोर्स पूलिंग। रिसोर्स पूलिंग मतलब अलग अलग जगह रिसोर्सेज अवेलेबल रहते हैं ऑनलाइन, मगर यूज़र को ऐसा लगेगा कि वो एक साथ है, इस तरह उसे एक साथ एक ही पूल में एक ही जगह बहुत सारे रिसोर्स मिल जाएंगे, ठीक है। एट पॉइंट है ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर अपडेट। ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर अपडेट से मतलब है कि जो सर्विस प्रोवाइडर है अपने आप जो वो सर्विसेज को अपडेट करेगा या जो भी सॉफ्टवेयर उसने दिए हैं वो अपडेट करेगा, तो ऑटोमेटिक यूज़र को वो सर्विसेज अपडेट मिल जाएंगी, राइट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, इंक्रीज कोलेब्रेशन। यूज़र और सर्विस प्रोवाइडर्स के बीच में एक अच्छा कोलेब्रेशन होता है, तो फिर उससे होता ये है यूज़र को फोर्थ कमिंग आने वाले टाइम पे सर्विस प्रोवाइडर उनको बेटर ट्रीट करता है, बेटर सर्विस प्रोवाइड करता है, बेटर ऑफर्स देता है। इससे यूज़र का भी फ़ायदा है और सर्विस प्रोवाइडर का भी फ़ायदा है। सर्विस प्रोवाइडर को एक परमानेंट कस्टमर मिल जाते हैं, एक लॉयल कस्टमर मिल जाते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, रिड्यूस
आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। सीधी सी बात है, इससे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर टोटल कॉस्ट कम होती है, ठीक है, क्योंकि एक ही इंफ्रास्ट्रक्चर को अलग अलग सर्विस, एक ही सर्विस प्रोवाइडर अलग अलग यूजर्स को देता है, ऐसे यूजर अलग अलग यूजर को सेम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, बहुत पैसा बचता है इससे। फिर वर्क फ्रॉम एनीवेयर, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। इंटरनेट की मदद से वो कहीं से भी काम कर सकता है, कभी भी काम कर सकता है। एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है, क्यों? क्योंकि अगर कम इंफ्रास्ट्रक्चर यूज होगा तो इससे जो एसीज का खर्च होता है, जिससे हीट पैदा होती है और जो ओजोन लेयर को इफेक्ट करती है, वो नहीं हो पाएगी, तो ओजोन लेयर डिप्लीट होने से बच जाएगी, राइट। तो ये हमने पढ़ा अभी बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग और इंट्रोडक्शन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हिस्ट्री क्या है डेवलपमेंट क्लाउड कंप्यूटिंग की। तो हमने कुछ पॉइंट्स से हम लोग इसको समझते हैं, ये क्या इसके हिस्ट्री है, ये देख सकते हैं। मैंने 25 पॉइंट्स लिए हैं और ये डायग्राम भी लिया है, इससे भी हम समझ सकते हैं। तो मैं एक एक करके पढ़ूंगा और आप देखिएगा। सबसे पहले 1950 में मेन फ्रेम और टाइम शेयरिंग बॉर्न हुआ था, आया था, इंट्रोड्यूस हुआ था, जिससे कंप्यूटर रिसोर्स शेयर करने का एक कॉन्सेप्ट आया। उसके बाद कोई वर्ल्ड क्लाउड नहीं आया था उस टाइम, ना ही यूज़ हुआ था। उसके बाद एक जोसेफ कार्ल रोबन थे, लिकलेंडर थे, उनने 1960 में अर्पानेट पे काम किया। अर्पानेट में क्या होता था, जो पीपल को कनेक्ट कर देता था कहीं पे से भी, एक छोटे से रीजन में ही कनेक्ट करता था और वो डेटा शेयर कर सकते थे कभी भी, कैसे भी, ठीक है। फिर 1969 में अर्पानेट का एक प्रोटोटाइप लॉन्च हुआ, जो सभी लोग यूज़ कर सकें, एक प्रोटोटाइप लॉन्च हुआ। फिर 1970 में क्लाइंट सर्वर कॉन्सेप्ट आया कि क्लाइंट होगा, सर्वर होगा, क्लाइंट सर्वर से सर्विस लेगा और रिसोर्सेज यूज़ करेगा, ये कॉन्सेप्ट 1970 में इसका वर्ड आया। फिर क्लाइंट सर्वर डिफाइन किया कंप्यूटिंग मॉडल कैसे हुआ, क्लाइंट कैसे डेटा एक्सेस कर सकता है, एप्लीकेशन एक्सेस कर सकता है सेंट्रल सर्वर की, ठीक है। फिर 1995 में क्लाउड की पिक्चर धीरे धीरे आने लगी, मगर अभी भी लोग इसको टेक्निकली समझ नहीं पा रहे थे। फिर उसके बाद इसी टाइम फिर AT&T बेल जो लैब थी, उन्होंने एक आर्किटेक्चर डेवलप किया जिससे डेटा जो है वो सेंट्रली लोकेट हो सके और कहीं से भी इस्तेमाल कर सके। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया इसका और आर्किटेक्चर डेवलप किया। फिर 1999 में सबसे पहले salesforce.com कंपनी ने एक एंटरप्राइज एप्लीकेशन बनाया वेबसाइट के लिए, जिसको लोग एक्सेस कर सकें। फिर 1999 में सबसे बड़ा काम हुआ, गूगल सर्च इंजन लॉन्च हो गया लोगों को सर्च करने के लिए। फिर 1999 में ही नेटफ्लिक्स लॉन्च हुआ, जिसने रेवेन्यू कैसे जनरेट करना है लोगों को बताया, कंपनीज को बताया कैसे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। फिर 2003 में वेब 2.0 बॉर्न हुआ। जब ये आया तब यूज़र को लगा कि हाँ भाई, कंटेंट जनरेट कर सकते हैं ऑनलाइन और उसको यूज़ भी किया जा सकता है। वेब 2.0 कुछ नहीं है, हमारा इंटरनेट ही है, जिसमें रिच मल्टीमीडिया, मतलब उसमें वीडियो शेयर हो सकते हैं, ऑडियो शेयर हो सकते हैं और भी डेटा फॉर्मेट शेयर किए जा सकते हैं। तो ये 2.0 में किया जा सकता है, जबकि वेब 1.0 में ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं थी। फिर 2004 में फेसबुक लॉन्च हुआ, जिसने शेयर किया लोगों से एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन शेयर की 2004 में। 2006 में अमेजन लॉन्च हुआ, AWS, जिसकी अमेजन वेब सर्विस ने नया तरीका बताया कि कैसे सर्विस प्रोवाइडर, कोई भी सर्विस प्रोवाइडर यूज़र को सर्विसेज नई नई दे सकता है और शेयर कर सकता है। फिर 2006 में गूगल CEO जो थे एरिक स्टिग्मिट, उस समय उन्होंने क्लाउड वर्ड इंडस्ट्री को दिया। 2006 के पहले तक क्लाउड वर्ड का कहीं नामो निशान नहीं था, 2006 में क्लाउड वर्ड आया, राइट। 2007 में एप्पल ने लॉन्च किया आईफोन, जिसने वायरलेस नेटवर्क बनाया और वायरलेस नेटवर्क के थ्रू सभी कनेक्ट हो सकते हैं, ये फैसिलिटी थी। फिर 2007 में नेटफ्लिक्स ने स्ट्रीमिंग सर्विस लॉन्च की, जिससे लाइव वीडियो पहली बार देखना पॉसिबल हो पाया, ठीक है, नेटफ्लिक्स ने। फिर 2008 में प्राइवेट क्लाउड का एग्जिस्टेंस आया कि प्राइवेट क्लाउड क्या होता है, इसका एग्जिस्टेंस आया, लोग और कंपनीज अपना प्राइवेट क्लाउड बनाने लगी और यूज़ करने लगी। फिर 2009 में ब्राउज़र बेस्ड एप्लीकेशन आ गई, जैसे गूगल एप्स आ गया जिसने इंट्रोड्यूस हुआ। 2010 में हाइब्रिड क्लाउड हुआ, जिसमें प्राइवेट और पब्लिक क्लाउड दोनों एक साथ एग्जिस्टेंस कर सकते थे, ये फैसिलिटी आई। फिर 2012 में गूगल ने लॉन्च किया गूगल ड्राइव और फ्री क्लाउड स्टोरेज, जो आज भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये 2012 में आया, ज़्यादा पुरानी नहीं है, सिर्फ 8 साल पुरानी सर्विसेज है। फिर 2013 में वर्ल्ड वाइड पब्लिक क्लाउड सर्विस मॉडल जो था, उसका जो मार्केट था वो 78 बिलियन यूरो क्रॉस कर गया, जो कि 18.5% था 2012 में। और इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस फास्टिंग ग्रोइंग मार्केट प्लेस सर्विस थी, ठीक है। 2014 में ग्लोबल बिजनेस और एक्सपेंड हुआ और इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस से रिलेटेड क्लाउड और डेवलप होने लगे, और उस समय करीब करीब 20% अमाउंट स्पेंड होने लगा रिसर्च बेस के काम पे, और 103.8 बिलियन यूरो एस्टिमेट किया गया कि इतना इसने रेवेन्यू जनरेट किया था। फिर क्लाउड एडॉप्शन आ गया, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्गर था, जिसने क्लाउड को बहुत कंप्यूटिंग और स्ट्रॉन्ग बनाया।
फिर 2015 में आईटी सर्विसेज और प्रोग्रेस की गई और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स जो आई, ये नई टेक्नोलॉजी आई जिससे और ये रिच हो गया। तो इस तरह से और आज भी इसमें कंटिन्यूसली डेवलपमेंट होते जा रहे हैं। 2006 से 2020 तक आज तक इससे जनरेट हो रहे हैं। तो ये मैंने जो अभी आपको बताया है ये देख सकते हैं आप, इसमें भी लिखा हुआ है डायग्राम में। तो आज की क्लास में हम लोग इतना पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। थैंक यू।